नमस्ते बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 में साउंड चैप्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब हम लोग आगे जो भी साउंड की प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोगों ने कहा था कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम टेकन बाय ए सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लग जाएगा किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को, उसको कह रहे थे हम लोग टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी जब बात कर रहे थे तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड और पर सेकेंड, तो उसको क्या कहते थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहा था। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने हर्ट्ज में एक्सप्रेस किया था, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो हर्ट्ज का सिंबल था कैपिटल एच और स्मॉल जेड था। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हुआ रह जाए कि फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो ये क्या एक्सप्रेस करता है कि 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड उसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो वहां पे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट कर पा रहा होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमने कहा था कि 1 सेकेंड में जितना भी बार वाइब्रेट कर देगा वही क्या होता है उसका फ्रीक्वेंसी। तो अगर 20 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है या 20 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो जाएगा। हम लोग आराम से कह सकते हैं। तो यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम। तो हम लोग बहुत सारी आवाजों को बिना कौन प्रोड्यूस कर रहा है बिना देखे, अगर मान लीजिए बगल में आपके घर, आप घर में बैठे हुए हैं, आपके घर के बगल में कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो आपको उसके भौंकने की आवाज से आप पहचान लीजिएगा कि वहां पे कोई कुत्ता भौंक रहा है। तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कि कौन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग का कान ये डिटेक्ट कर लेता है कि नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे है पॉसिबल, कैसे संभव है। दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। तो जरूर इन अलग, हर साउंड में कुछ ना कुछ विभिन्नता होगी, अलग अंतर होगा, कुछ अंतर होगा जिसके कारण हम पहचान पाएंगे कि ये इस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हुआ है या इस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं। तो हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या विभिन्नता, क्या चीज है जो इन दो साउंड को या अलग अलग साउंड को अलग करती है, कैसे अलग बनाती है। तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। तो हम लोग टाइम पीरियड पढ़ लिए हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी भी पढ़े। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि किसी भी साउंड को दूसरे साउंड से अलग करते हैं। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी। क्या हम लोग एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के आधार पर दो साउंड को अलग अलग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लाउडनेस एंड पिच। तो लाउडनेस एंड पिच को समझने के लिए हम लोगों को सहारा लेना पड़ेगा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड क्या है, एक बार मैं ब्रीफ इसमें थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। तो ब्रीफ क्या है, अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या है, जैसे कि अगर सिंपल पेंडुलम से हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक रिजिड सपोर्ट से किसी मेटालिक बॉब को हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। और अगर हम लोग इसको कुछ दूर ले जाके छोड़ देंगे तो इसको बोलते थे, ये जहां रेस्ट करता है इसको बोलते थे मीन पोजीशन। ये है मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन के बाद अगर हम लोग थोड़ा दूर में इसको लेके इसको स्लाइटली वहां से छोड़ दे रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं, तो इसको बोलते थे एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते थे इसको, एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन से जैसे ही छोड़ते हैं ये टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से कंप्लीट करेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। तो ये यहाँ तक जाता है और फिर से यहाँ इस तरह से आता और जाता रहता है, ऐसे ऐसे इस तरह से मोशन कंप्लीट करता है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो ये कंप्लीट करता है, इसी को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए इसका हम लोग वेव फॉर्म बनाएं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा। इस साइड होता था डिस्प्लेसमेंट, हम लोग वाई एक्सिस की तरफ प्लेस करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और एक्स एक्सिस की तरफ, इधर एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग यहाँ पे टाइम को अगर रख दें, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये देखिए इस तरह से मोशन करता है, इस तरह से मोशन करता है, इस तरह से मोशन करता है ना। तो हुआ क्या, देखिए जैसे अगर ये मीन पोजीशन है, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब जैसे जैसे ये दूर जाएगा धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा। पहले बॉक्स
बॉल यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरह से मूव करते हुए जाएगा और धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, है ना। और फिर जैसे ही ये बैक आने लगेगा इसका डिस्प्लेसमेंट घटते जाएगा और यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा। देखो घट रहा है ना, घट रहा है ना, घटते घटते यहाँ पे जीरो आ गया। तो जहां जहां ये इस लाइन को टच कर रहा है टाइम एक्सिस को, मतलब समझ जाना है कि हम मीन पोजीशन पे हैं। और ये जो टॉप वाला पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही क्या कहा जाता है, मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक लंबा है ना, यही सबसे बड़ा लेंथ है, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अगर इसका डेफिनेशन टर्म में इसको बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड है क्या, तो एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो हम लोग को ये डेफिनेशन ऐसे एक्चुअल में एनसीईआरटी में था नहीं, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया कि इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन मतलब ये जो मीन लाइन है, मीन लाइन के अबाउट, चाहे ये ऊपर में ले ले चाहे ये नीचे आप ले सकते हैं, या तो नेगेटिव वाई एक्सिस में या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये है एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हम लोगों ने देख लिया कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या यूज है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखेंगे हम लोग। तो सिग्निफिकेंस क्या है अभी हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि टेक ए मेटालिक टम्बलर एंड ए टेबल स्पून। तो हम लोग एक मेटल का ग्लास ले सकते हैं और एक चम्मच लेंगे, ठीक है। तो चम्मच ले लिया, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। तो हम लोग एकदम चम्मच से जैसे ग्लास के ऊपर वाले ग्लास वाले के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक करके देखेंगे। तो हमको पता है कि जहां भी स्ट्रक करते हैं वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के क्या कारण प्रोड्यूस होता है, साउंड। क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। तो हियर द साउंड प्रोड्यूस। तो अब जो साउंड प्रोड्यूस हुआ अब आप उसको सुनने की कोशिश कीजिए। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। तो फिर से आप थोड़ा जोर से स्ट्रक कीजिए और स्ट्रक करने के बाद फिर से साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड। तो जब आपने जोर से स्ट्रक किया था, हार्डर स्ट्रक किया था, तो क्या आपको ज्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दिया या सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दिया। नाउ सस्पेंड ए स्मॉल थर्मोकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर। आप क्या कीजिए, एक देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, थर्मोकोल से घर वर बनाते हैं। तो थर्मोकोल छोटा सा बॉल ले लेंगे उससे निकाल के और एक धागे की मदद से हम लोग उसको लटका के रखेंगे। अब हम लोग चम्मच से जैसे ही इसको स्ट्रक करेंगे, ये क्या होगा, अपनी जगह से इसके वाइब्रेशन के कारण अपने मीन पोजीशन से हटके थोड़ा सा दूर जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों के बीच में, वही क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो जितने जोर से यहाँ स्ट्रक करेंगे ये इतना दूर जाएगा, तो वही उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू देगा। मतलब हमको समझ में आ रहा है कि अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो ज्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वही कह रहा है, जब हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं तो वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट। जैसे हम लोगों ने स्ट्राइक करके वाइब्रेट करवाना शुरू किया तो बॉल डिस्प्लेस हुआ, और जितना ज्यादा डिस्प्लेस हुआ वही इसका एम्पलीट्यूड का मेजरमेंट दिया। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड ए लिटिल हार्डर। तो हम लोग एक बार धीरे से स्ट्रक कर रहे हैं और एक बार जोर से स्ट्रक कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन टू केसेस। तो दोनों केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड जो है उसका क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इन विच केस एम्पलीट्यूड इज लार्जर। तो किस केस में आपको एम्पलीट्यूड बड़ा दिखाई दिया, जिस टाइम हम लोगों ने ज्यादा जोर से स्ट्रक किया था तो हम लोगों को वहां पे ज्यादा एम्पलीट्यूड दिखाई दिया, है ना। तो एक यहाँ पे थीम है कि लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो याद रखना है इस बात का कि लाउडनेस जो है किसी भी साउंड का वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होता है। अगर एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो लाउडनेस 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो 4 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एम्पलीट्यूड को घटा दिया जाए तो उसका स्क्वायर के टाइम से वो घटेगा क्या, लाउडनेस, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअली एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस
द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि 2 गुना कर दिया जाए एम्पलीट्यूड को तो लाउडनेस 4 गुना हो जाएगा। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल। इसको स्मॉल डी और कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो याद रखना है, क्योंकि लाउडनेस का जो यूनिट होता है उसको डेसिबल कहते हैं। और द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो हमारे आसपास बहुत सारे सोर्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उन सारे सोर्सेस के लाउडनेस को हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो हम लोग जो नॉर्मल सांस लेते हैं उसका लाउडनेस होता है 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर जो धीरे धीरे एकदम चुपचाप तरीके से बात कर रहे हैं 5 मीटर के अंदर, 5 मीटर वो छोटा होता है, तो 5 मीटर के अंदर जो बात कर रहे हैं वो 30 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। और नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है हमारे आपके बीच में तो वो 60 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस होता है। और अगर आप ट्रैफिक में हैं, बिजी ट्रैफिक है, हॉन्क हो रहा है, हॉर्न बजा रहा है कोई, तो वो 70 डेसिबल तक पहुंच जाता है। और एवरेज फैक्ट्री जो है 80 डेसिबल तक का साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, उससे ज़्यादा उसको परमिट नहीं होता है। क्योंकि 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड जो लाउडर होता है, लाउडनेस अगर उसका 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो नॉइस का रूप ले लेता है, एकदम नॉइस पॉल्यूशन, शोर हो गया वो, और हमारे कान को वो हानि पहुंचा सकता है, फिजिकली बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। हम लोग कह सकते हैं कि लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूसेस लाउड। तो जब एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा साउंड का तो हम लोग कहेंगे कि वहां पे लाउडनेस भी ज्यादा होगा। उस तरह के साउंड को क्या कहेंगे? लाउड साउंड। और एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल होगा तो उस तरह के साउंड को बोलते हैं फीबल साउंड। तो याद रखना है कि लाउडनेस अगर ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या? लाउड साउंड। और एम्पलीट्यूड कम होगा तो हम लोग बोलेंगे फीबल साउंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। तो पिच के बारे में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया था, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, नमस्ते।